नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज इस व्याख्यान माला में हम जानेंगे तंत्रिका तंत्र पर योग का प्रभाव, यानी नर्वस जो सिस्टम है उस पर यौगिक जो क्रियाएं हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम थोड़ा सा नर्वस सिस्टम को जान लेते हैं। हालांकि एक वीडियो में हमने इससे पहले संपूर्ण नर्वस सिस्टम को जान लिया था। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर की जो गतिविधियां होती है उनको जो कंट्रोल करने का कार्य होता है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होता है। नर्वस सिस्टम के तीन मुख्य पार्ट होते हैं, तीन मुख्य भाग होते हैं, जिनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये तीन तरह का तंत्रिका तंत्र होता है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है वो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो दो मुख्य भाग हैं वो हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, और हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मुख्य पार्ट है, मुख्य भाग है। तो जो ब्रेन होता है इसके भी अलग अलग हिस्से होते हैं, भाग होते हैं, और ब्रेन में खासकर हमारा सेरिब्रम और दूसरा मेडुला, इसके अलावा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इनकी अलग अलग गतिविधियां होती हैं, अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग उपयोगिता होती है। लेकिन फिर भी संपूर्ण जो नर्वस सिस्टम है वो मिलकर ही कार्य करता है। तो आज इसी नर्वस सिस्टम के लिए जो बहुत ही उपयोगी यौगिक क्रियाएं हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं योगासन की या आसनों की, यानी कौन से ऐसे योगासन है, कौन से ऐसे आसन है जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए या तंत्रिका तंत्र के लिए, खासकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए, सबसे पहले ताड़ासन की हम चर्चा करते हैं। जो ताड़ासन होता है वो बहुत ही उपयोगी होता है और आप सबको पता है बहुत ही सरल अभ्यास है। उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ हम खींचते हैं हाथों को। यह खड़े होकर होता है यह अभ्यास, यानी स्टैंडिंग पोस्चर्स की हम बात कर रहे हैं। और दृष्टि एक बिंदु पर रखते हैं, श्वास होल्ड करते हैं और फिर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में हम आ जाते हैं। ताड़ासन में दृष्टि सामने रखते हैं, इससे कंसंट्रेशन होता है और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है कंसंट्रेशन। तो देखिए, जो भी आसन हम करेंगे या जो भी योग की क्रियाएं करेंगे उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सभी क्रियाओं का अभ्यास आप देखा देखी करके ना करें। मैं ये जो क्रियाएं बता रहा हूं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। नेट, JRF, PhD, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, इन स्टूडेंट्स के लिए तो उपयोगी है ही, सामान्य व्यक्ति के लिए भी उपयोगी है। लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिकली ये चीजें करके आपको नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसलिए इन क्रियाओं को आप नोट डाउन कर सकते हैं और कौन सी क्रिया आपको करनी है, कौन सी क्रिया आपको नहीं करनी है, वो आपको आपके जो योग गुरु हैं, आपके जो योगाचार्य हैं, आपके जो योग विशेषज्ञ हैं, आपके जो योग चिकित्सक हैं, वही आपको ठीक से बताएंगे। उसी के बाद इन अभ्यासों को आप कर सकते हैं तो ज्यादा फायदा मिलेगा। तो देखिए, ताड़ासन के बाद हम बात करें स्टैंडिंग पोस्चर्स में गरुड़ आसन होता है। गरुड़ एक पक्षी का नाम है, उसी तरह से एक आसन होता है और स्टैंडिंग पोस्चर है ये। और गरुड़ आसन भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड के लिए और हमारी जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, जो कुछ नर्व्स है जो स्पाइनल कॉर्ड से नीचे की तरफ आती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे एक साइटिका नर्व होती है जिनको खासकर पैर में दर्द होता है, हिप से लेकर और नीचे पिंडली तक पूरा दर्द होता है, झंझनाहट सी होती है, तो साइटिका नर्व की वजह से होती है। इसी तरह राइट या लेफ्ट किसी पैर में आपके दर्द हो सकता है। तो जो गरुड़ आसन है वो नर्व्स के लिए बहुत अच्छा है, नाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा है, खासकर साइटिका नर्व के लिए। इसके बाद में बात करूं वृक्षासन की। वृक्ष यानी ट्री पोज। ट्री पोज का मतलब होता है कि एक पैर आपको मोड़कर, राइट या लेफ्ट, कोई भी एक पैर आपको अपनी जांघ के ऊपर रखना पड़ता है और आपको हाथ ऐसे जोड़ने पड़ते हैं, या आप हाथों को ऊपर भी जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे लेग से इस अभ्यास को करते हैं और नजर
सामने रखते हैं किसी एक बिंदु के ऊपर, और श्वास की गति इसमें या तो लंबे समय तक अगर आप करते हैं तो सामान्य रखते हैं, या कुछ सेकंड के लिए आप श्वास को होल्ड कर सकते हैं। तो ये अभ्यास भी आपके कंसंट्रेशन के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। इसके अलावा मैं बात करूं पाद हस्तासन, यानी ये फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर है स्टैंडिंग में, तो ये आसन भी आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा मैं बात करूं, ये स्टैंडिंग पोस्चर थे। अब हम बात करते हैं सिटिंग पोस्चर्स की, जो बैठकर किए जाने वाले आसन है। तो बैठकर जो आसन करते हैं उनमें सबसे उपयोगी प्रमुख आसन वज्रासन है, क्योंकि वज्रासन से आपकी जो वज्र नाड़ी है वो प्रभावित होती है, और इसके अभ्यास से आपका वज्र जैसा शरीर बन जाता है, भोजन का डाइजेशन ठीक ढंग से हो जाता है, और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास माना गया है। इसी तरह जो पद्मासन है वो भी बहुत ही उपयोगी आसन है, एक ट्रेडिशनल आसन है पद्मासन, और यानी एक पैर को दूसरी जांघ पर और दूसरे पैर को दूसरी जांघ पर रखते हैं तो पद्मासन बनता है। और पद्मासन का अभ्यास भी आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए और आपके नर्वस सिस्टम की जो पूरी गतिविधियां हैं उनको बैलेंस करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसी प्रकार एक अभ्यास होता है गोमुखासन, यानी गाय के मुख जैसी आकृति उस आसन में बनती है। गोमुखासन यानी काउ पोज, तो उसमें एक हाथ आगे से लेते हैं, एक पीछे से लेते हैं और नजर सामने रखते हैं। इस तरह से पैर को भी क्रॉस करते हैं पैर से, यह आसन बनता है गोमुखासन। तो ये आसन भी आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए, आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के लिए। इसी प्रकार दूसरे हाथ से इस अभ्यास को करते हैं। इसके बाद जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो उसी में एक आसन बनता है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में वज्रासन में बैठ के पीछे एड़ियों को पकड़ के पीछे गर्दन करनी पड़ती है। तो उष्ट्रासन भी बहुत ही अच्छा आपके ब्रेन के लिए और खासकर आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए, क्योंकि आपका स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, यानी कुल 62 होती हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है उष्ट्रासन। इसके अलावा शशकासन है, यानी जब वज्रासन में बैठते हैं तो उसमें आप आगे रिलैक्स करने के लिए माथा टिका देते हैं। तो इसमें भी हमारे ब्रेन को आराम मिलता है। ब्रेन की जो मस्तिष्क की जो नाव्स हैं, नाड़ियां हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। इसी प्रकार इसके लिए उत्तान मंडूकासन है। उत्तान मंडूकासन यानी वज्रासन में ही आगे से पैरों को थोड़ा खोल लिया जाता है और इस स्थिति में आपको श्वास को रोकना पड़ता है, दृष्टि एक जगह पर लगाए रखनी पड़ती है। इसी प्रकार दूसरे हाथ से करते हैं। तो ये उत्तान मंडूकासन भी आपके ब्रेन के लिए और स्पाइनल के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। इसी प्रकार वक्रासन यानी करपोज, वक्रासन में एक पैर सीधा रखते हैं, एक पैर को फोल्ड करते हैं और क्रॉस करते हैं। तो ये आपकी स्पाइनल के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, स्पाइनल की वर्टिब्रा के लिए, स्पाइनल के लिए, ब्रेन के लिए। इसी का थोड़ा सा एडवांस रूप अर्ध मत्स्येंद्रासन है, और पूर्ण मत्स्येंद्रासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। वो भी स्पाइनल ट्विस्टिंग पोस्चर ही है ये, और बहुत ही अच्छा अभ्यास माने गए हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, खासकर आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए। इसी प्रकार जानुशिरासन है, पैर को सीधा करते हैं, एक पैर को और एक पैर को मोड़ के रखते हैं। जैसे एक पैर पे पश्चिमोत्तान करते हैं, ऐसे ही आपको जानुशिरासन करना पड़ता है। जानु का मतलब घुटना होता है, और सिर को घुटने के ऊपर टिकाना पड़ता है। आगे से अपने पैरों के अंगूठे आपको पकड़ने, एक पैर का अंगूठा वो पकड़ना पड़ता है। तो ये आसन भी आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से पश्चिमोत्तान आसन, जब दोनों पैर सामने फैलाकर और हाथों को पीछे से उठाकर आगे अंगूठे पकड़ के कोहनियां जमीन पर टिकाते हैं और माथा सर से लगा देते हैं, घुटनों से लगा देते हैं, तो पश्चिमोत्तान आसन बनता है। यह आसन भी बहुत ही अच्छा माना गया आपके ब्रेन के लिए, आपके मस्तिष्क के लिए, क्रेनिकल जो नर्व्स होती हैं 12 जोड़ी उनके लिए, और आपकी जो स्पाइनल नर्व्स है उनके लिए। इससे स्पाइनल कॉर्ड में लचीलापन आता है, सभी नर्व्स हैं वो खुल जाती हैं। मानी बहुत ही उपयोगी आसन है, बहुत ही जरूरी आसन है। फिर इसके अलावा सिटिंग में ही अगर हम बैक बेंडिंग की बात करें तो आपका मत्स्यासन बहुत ही अच्छा है, यानी पद्मासन लगा के आप पीछे लेट जाते हैं और लेट के पीछे गर्दन को मोड़ के
और माथे को टिकाने की कोशिश करते हैं और आगे से अंगूठे पकड़ लेते हैं और कोहनियां जमीन पर टिका देते हैं। तो मत्स्य आसन आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए और आपके ब्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है। इससे मेमोरी पावर भी इंक्रीज होती है। ये थे सिटिंग पोस्चर, बैठकर किए जाने वाले आसन। अब हम बात करते हैं पेट के बल जो लेट कर किए जाते हैं, यानी एब्डोमिनल लेइंग पोजीशन जो पोस्चर है, छाती के बल लेटकर जो किए जाते हैं। मोधे यानी प्रोन लेइंग जो पोजीशन होती है, उसमें कौन कौन से आसन होते हैं। तो देखिए उसमें जो भुजंग आसन है यानी कोबरा जो पोज है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण आसन माना गया है। कोबरा पोज में यानी आप पेट के बल लेट के आगे हाथों को रख के सीधा उठाते हैं, दृष्टि सामने रखते हैं, छाती में श्वास को होल्ड करते हैं। तो इससे इस अभ्यास से आपकी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों के लिए अच्छा है। और इसके बाद हम करते हैं तिर्यक भुजंगासन। जब इसी आसन में कंधे के ऊपर से देखा जाता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड से दोनों तरफ से ऐसे, तो उसे तिर्यक भुजंगासन कहते हैं। तो तिर्यक भुजंगासन भी आपकी स्पाइनल के लिए बहुत ही अच्छा है, स्पाइनल कॉर्ड की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज उससे होती है। फिर धनुरासन, लेटे लेटे जब आप पीछे से पैरों को पकड़ के उठा देते हैं, आगे से छाती को उठाते हैं, गर्दन को उठाते हैं, तो सारा वजन आपके पेट के ऊपर रहता है। तो ये धनुरासन है। धनुरासन भी आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए और स्पाइनल जो नर्व्स है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आपका शलभासन। शलभासन आप पेट के बल लेटे रहते हैं, तो पीछे से एक पैर उठाना पड़ता है आपको, पहले राइट फिर लेफ्ट ऐसे, फिर बाद में दोनों पैर भी आप उठा सकते हैं। देखिए किसी भी आसन का अभ्यास आप अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही करें, देखा देखी ना करें, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो शलभासन का अभ्यास भी आपके नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, आपके तंत्रिका तंत्र के लिए अच्छा है। इसी प्रकार फिर कुछ आसन करने के बाद आप रिलैक्स भी करते हैं, यानी पेट के बल लेटे लेटे जब आप रेस्ट करते हैं तो मकरासन होता है। तो मकरासन का अभ्यास भी बहुत ही अच्छा माना गया है आपके ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए, आपके मस्तिष्क को रिलैक्स करने के लिए, आपके दिमाग को रिलैक्स करने के लिए। अब इसके अलावा हम बात करें पीठ के बल लेटकर जो किए जाने वाले आसन होता है, यानी स्पाइन लेइंग जो पोजीशन होती है, यानी कमर के बल आप लेटकर सीधा लेटकर अभ्यास करते हैं। तो उनमें सबसे प्रमुख आसन उत्तान पादासन है। जब दोनों पैरों को मिलाकर थोड़ा जमीन से ऊपर उठाया जाता है, लगभग 15 से 20 डिग्री, तो उत्तान पादासन कहलाता है। यह आसन आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए और आपके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सर्वांग आसन। सर्वांग आसन भी बहुत ही अच्छा अभ्यास माना गया है। इसमें दोनों पैरों को ऊपर उठाया जाता है, कमर भी ऊपर उठ जाती है और पीछे हाथों का सहारा लगाया जाता है। इस आसन के अभ्यास से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों का विकास होता है। दोनों की जो नर्व्स हैं, यानी स्पाइनल नर्व्स और क्रेनिकल नर्व्स, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा हलासन। हलासन भी ब्रेन के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। इसी प्रकार मत्स्यासन। मत्स्यासन भी हमने सिटिंग पोस्चर में चर्चा कर ली थी। सेतुबंध आसन, मतलब बीच में से कमर को उठाया जाता है तो सेतुबंध आसन बन जाता है, और ये भी रीढ़ की हड्डी के लिए यानी स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास माना गया है। फिर मरकट आसन जो होता है, यानी सीधे लेटकर आप पैरों को, एक पैर को उठाकर राइट में रखते हैं, एक बार लेफ्ट में रखते हैं। इसके तीन तरह से ये होता है। एक पैर को सीधा रखना दाएं बाएं, फिर पैरों को फोल्ड करके रखना, फिर पैरों को अलग अलग करके रखना। इसमें वेरिएशंस हैं, तो इन वेरिएशंस को करने से हमारी स्पाइनल कॉर्ड को बेनिफिट मिलता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, लचीली होती है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे नर्व्स पर पड़ता है, हमारे ब्रेन पर पड़ता है। क्योंकि देखिए जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर CSF फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से ही जो स्पाइनल है वो लचीली भी रहती है, और जो न्यूरॉन्स होते हैं, यानी सबसे बड़ी सेल्स बताते हैं न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स ठीक से दौड़ पाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, यानी सेंसरी और मोटर नर्व्स ठीक से अपना कार्य कर पाती हैं। तो इन आसनों के अभ्यास से जो रीढ़ की हड्डी के अंदर यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जो मेरु रज्जु के अंदर जो CSF फ्लूइड है यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वो ठीक से गति
कर पाता है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जब ठीक से गति होती रहती है तो उसके अंदर ठीक से न्यूरॉन्स ट्रेवल करते हैं, मोटर नर्व, सेंसर नर्व्स ठीक से ट्रेवल करती हैं, या मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स ठीक से एफर्ट या इफर्ट न्यूरॉन्स ठीक से ट्रेवल करते हैं, और इस वजह से ये आसन बहुत ही उपयोगी है। और आगे बात करूं मैं चक्रासन। चक्रासन कहते हैं कि चक्रासन करने से बुढ़ापा 100 कोस दूर रहता है, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी जो है या स्पाइनल कॉर्ड है या बैकबोन है उसमें लचीलापन बरकरार रहता है, इसलिए चक्रासन बहुत ही उपयोगी है। और चक्रासन करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए तो है ही, ब्रेन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, यानी ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग जो हिस्से हैं उनके ऊपर भी उनका विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिए चक्रासन भी नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। इन सब आसनों के बाद आप हल्का सा पवन मुक्तासन करते हैं और उसके बाद आप स्वासन में विश्राम कर सकते हैं। तो स्वासन में विश्राम करना भी अपने आप में ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को और पूरे शरीर की जो मसल्स हैं उनको आराम मिलता है, उनको विश्राम मिलता है। तो इन आसनों के बाद आपको स्वासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूं बैलेंसिंग पोस्चर, जो संतुलनात्मक आसन है, इनमें नटराज आसन जो होता है, यानी एक पैर के ऊपर आप खड़े रहते हैं, एक हाथ आगे करते हैं और पीछे से एक पैर को आप उठा लेते हैं, तो ये बैलेंसिंग पोस्चर है। और नटराज आसन के अभ्यास से भी आपकी स्पाइनल कॉर्ड में लचीलापन आता है, आपके ब्रेन के लिए अच्छा है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। ऐसे ही शीर्षासन होता है, द किंग ऑफ आसनाज भी कहा जाता है इसको, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इन्वर्टेड पोस्चर है, यानी सिर नीचे और पैर ऊपर रहते हैं इसमें, और यह आसन आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, यानी ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनमें ठीक से ब्लड सर्कुलेशन हो पाता है, मेमोरी पावर आपकी इंक्रीज होती है, और मस्तिष्क की जो वीकनेस है वो दूर होती है, आपके आंख, नाक, कान, गले और बालों की जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। यानी आपके जो भी नार्व्स हैं, ऑल्फैक्टरी नार्व्स की बात करें या दूसरी जो भी नार्व्स है, वेगस नार्व्स है, उन सब के लिए यह बहुत ही उपयोगी आसन है, यानी शीर्षासन। लेकिन मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि कोई भी आसन करने से पूर्व आप एक बार योग गुरु से, योग विशेषज्ञ से सलाह अवश्य कर ले। देखा देखी या सुनकर इन आसनों का अभ्यास आप ना करें। इसी प्रकार मयूरासन होता है, यानी पेट के अंदर दोनों कोहनियां लगाते हैं और हथेली जमीन पर रखते हैं और हाथों पर पूरा बैलेंस रहता है, पूरा शरीर टिका रहता है दोनों हाथों के ऊपर। यह आसन भी हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। आपने देखा होगा कि मोर जो होता है वो कंकर पत्थर भी पचा लेता है। तो मयूरासन के अभ्यास से आप का डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है। जब आपकी पाचन तंत्र ठीक होता है तो आपका ब्रेन भी ठीक होता है, आपकी स्पाइनल भी ठीक होती है, क्योंकि सारा शरीर मिलकर ही काम करता है। तो ये अभ्यास जब करते हैं तो आपने देखा होगा लाल चेहरा हो जाता है, यानी ब्लड का जो प्रवाह है वो ब्रेन की तरफ भी बढ़ता है, जिससे ब्रेन सुचारू रूप से अपना कार्य करना शुरू कर देता है। ये थे कुछ बैलेंसिंग पोस्चर्स। अब हम आसनों की चर्चा हमने की, मैंने उन्हीं आसनों की चर्चा की है जो आप ट्रेडिशनली हैं और जिनको आप इजीली कर भी सकते हैं। कुछ इसमें बहुत हार्ड भी आसन है जिनको आप पूरा नहीं कर सकते, जितना आपसे हो उतना कर सकते हैं। जैसे पश्चिमोत्तानासन की हमने चर्चा की, वो अगर आपसे नहीं होता है तो आप हल्के से आगे झुक सकते हैं। आपसे शीर्षासन नहीं होता है तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं या किसी सहयोगी का सहारा ले सकते हैं, या नॉर्मल तरीके से आप शीर्षासन कर सकते हैं। यानी जो भी आसन आपसे इजीली हो जाए वो आप आसन कर सकते हैं, और ज़्यादा खिंचातानी के साथ या हट के साथ इन आसनों का अभ्यास ना करें। किसी जिद पूर्वक या बल पूर्वक या अति उत्साह में कभी भी आसनों का अभ्यास ना करें। अब हम बात करते हैं प्राणायाम की। देखिए, प्राणायाम का सूक्ष्म रूप से गहरा प्रभाव पड़ता है। जहां पर आसनों का शारीरिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक महत्व होता है, प्राणायाम का कहीं उससे बढ़कर महत्व होता है। आसनों का जहां बोन्स के लिए, मसल्स के लिए ज्यादा उपयोगिता रहती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, ज्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्राणायाम का नर्वस सिस्टम पर और भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो कौन से प्राणायाम है जो हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव करते हैं, पूरी तरह से फिट करते हैं, तो वो प्राणायाम की हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका में क्या होता है, डीप ब्रीदिंग होती है। वो 2-3 तरह से होती है। एक स्पीडली होती है, बहुत स्पीड से, एक नॉर्मल होती है
एक और भी स्लो होती है। यानी प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व भी आपको देख लेना चाहिए, आपका बीपी हाई ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो, उसी आधार पर ही आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो भस्त्रिका जो प्राणायाम है वो आपके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है ना, आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह भस्त्रिका के अलावा जो आपका भ्रामरी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम जिसमें षणमुखी मुद्रा या योनि मुद्रा लगती है, यानी आपके सभी द्वार बंद हो जाते हैं, आंख नाक कान, और फिर आप ओम का उच्चारण करते हैं ऐसे। ये आपको 5 से 7 बार अभ्यास करना, बहुत ही सरल अभ्यास है, कोई इसका नुकसान नहीं है। ये आपके संपूर्ण नर्वस सिस्टम के लिए, खासकर ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसके अभ्यास से मन शांत और एकाग्र हो जाता है, मन प्रसन्नचित हो जाता है और पूरे ब्रेन में एक्टिवनेस आ जाती है ना, पूरे ब्रेन की जो नर्व्स हैं वो भी खुल जाती हैं, है ना। कहीं उनमें जकड़न आ जाती है कुछ ऐसे नकारात्मक विचारों की वजह से, संकीर्ण सोच की वजह से, या कोई परिस्थितियों की वजह से ब्रेन की जो मसल्स हैं, ब्रेन की जो नर्व्स हैं, ब्रेन की जो नाड़ियां, उनमें संकुचन आ जाता है और उस वजह से हमें कई प्रकार के नुकसान होते हैं, यानी मेमोरी पावर लूज हो सकती है, या कोई शरीर का अंग प्रत्यंग ठीक से काम नहीं करता है। तो भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से सूक्ष्म रूप से वो जो नर्व्स हैं या वो जो पॉइंट्स हैं वो खुलने लग जाते हैं और इसके अभ्यास से हमारा थैलेमस हाइपोथैलेमस भी एक्टिव हो जाता है, ठीक से कार्य करने लग जाता है। इसके बाद हम मूर्छा प्राणायाम की बात करें, यानी श्वास को सामान्य भर के और आप 45 डिग्री पर जब आप देखते हैं तो मूर्छा प्राणायाम बनता है। और मूर्छा प्राणायाम के अभ्यास से आपका ब्रेन रिचार्ज हो जाता है, यानी ब्रेन रिचार्ज प्राणायाम भी कह सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही उपयोगी है, यानी मूर्छा प्राणायाम। जैसे सूक्ष्म व्यायाम करते हैं ना, पीछे गर्दन को ले जाते हैं, श्वास भरते हैं, फिर आगे लेके आते हैं, तो सूक्ष्म व्यायाम भी काफी उपयोगी होते हैं आपके ब्रेन के लिए, आपके नर्व्स के लिए, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए। सूक्ष्म व्यायाम में ये गर्दन के जो अभ्यास है ये बहुत ही अच्छे माने गए हैं, शोल्डर के जो अभ्यास हैं ये बहुत अच्छे माने गए हैं, आपके स्पाइनल ट्विस्टिंग जो है, कटी चक्रासन, ये बहुत अच्छा अभ्यास माना गया है। तो ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास हैं, ये भी आपके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मूर्छा प्राणायाम भी उसी तरह का एक अभ्यास है, लेकिन बहुत ही गहरा प्राणायाम है, मैंने सामान्य तौर पर यह आपको बताया है। इसके बाद सूर्य भेदी प्राणायाम, यानी सूर्य नाड़ी जो होती है, राइट जो नोस्ट्रिल होता है उसको एक्टिव करना पड़ता है। तो राइट नोस्ट्रिल को एक्टिव करने के लिए आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना पड़ता है, राइट नोस्ट्रिल से आपको इनहेल करना पड़ता है। और इससे क्या होता है कि जो हमारी सूर्य नाड़ी जो है वो एक्टिव हो जाती है और इससे हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं। हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है और जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होने लग जाता है। जिनका बीपी लो रहता है उनका बीपी नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। इसी प्रकार चंद्रभेदी प्राणायाम, यानी जो ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं, ज़्यादा अशांत रहते हैं, ज़्यादा दुखी रहते हैं और जिनका बीपी बड़ा हाई रहता है, उनके लिए चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत अच्छा है। यानी मन मस्तिष्क आपका शीतल हो जाता है। तो ब्रेन जब शीतल होता है, यानी ठीक होता है, शांत होता है, तो आपके सारे ब्रेन से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो ठीक से होने लग जाती है, सारे अंग प्रत्यंग ठीक से कार्य करने लग जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण शरीर का संचालन ही ब्रेन से हो रहा है। तो ब्रेन के अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो इसका संचालन करते हैं, यानी आपके शरीर में जो बैलेंस बनाने का कार्य करता है वो सेरिब्लम है। तो सेरिब्लम आपका ठीक से कार्य करेगा। तो कुछ योगिक क्रियाएं ऐसी है जिनसे सेरिब्लम ठीक से कार्य करने लग जाता है। इसी प्रकार आपका जो मेडुला ओब्लांगटा है वो आपके हार्ट को और आपके रेस्पिरेशन की क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो जो चंद्रभेदी प्राणायाम है वो आपके मन को शांत करेगा। मन जब शांत रहता है तो आपका हार्ट भी ठीक रहता है, शांत रहता है और आपकी जो श्वसन गति है वो भी सामान्य रहती है। तो एक दूसरे से मिली हुई ये क्रियाएं हैं जो ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड के अलग अलग पार्ट को कंट्रोल करती हैं। इसी प्रकार शीतली और शीतकारी जो प्राणायाम होते हैं, शीतली और शीतकारी, शीतली कोए की चोंच की तरह से बनाकर श्वास लिया जाता है और राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार शीतली दांतों को सिकोड़कर, मतलब स्पर्श करके ओष्ठ खोलकर
श्वास अंदर लिया जाता है और उसके बाद राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से छोड़ दिया जाता है, क्योंकि लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो आपका चंद्रमा का प्रतीक है, राइट नोस्ट्रिल जो है वो आपका सूर्य का प्रतीक है। तो इन दोनों प्राणायामों से क्या होता है कि आपका जो बीपी होता है वो नॉर्मल हो जाता है, आपके शरीर में अशांति है, ज्यादा गर्मी बढ़ी हुई है वो नॉर्मल हो जाती है, दांत और मुख के जो रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो यह प्राणायाम भी आपको शीतलता प्रदान करता है, आपके आंखों को, आपके ब्रेन को, आपके मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करता है। तो जब ब्रेन शीतल रहता है, ठंडा रहता है, शांत रहता है, तो उससे ब्रेन की जो क्रियाएं हैं, जो गतिविधियां हैं वो ठीक से कार्य कर पाती हैं। उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई यानी गले को सिकोड़ कर श्वास लिया जाता है इसमें और ठोड़ी को कंठकूप में लगाया जाता है और फिर राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से छोड़ दिया जाता है। कुछ देर बाद आपको यानी 3 से 5 बार करने के बाद गले को रगड़ना पड़ता है लार आपको अंदर लेनी पड़ती है, लार को अंदर गिटकते हुए शुरुआत में इसमें खरखरास हो सकती है, लेकिन ये अभ्यास बहुत ही अच्छा है आपके ब्रेन के लिए और खासकर आपके ब्रेन के जो पार्ट है, सेरिब्रम जो सबसे आगे का हिस्सा है, सेरिब्रल जो पार्ट है उसके लिए, थैलेमस के लिए, हाइपोथैलेमस के लिए, मेडुला ऑब्लांगटा के लिए और सेरिब्रम के लिए, सेरिब्लम के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास माना गया है। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं मुद्राओं की, क्योंकि मुद्रा जो शब्द है वो मुद्यो धातु से बना है, जिसका मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी। तो मुद्राओं के अभ्यास से शरीर में खुशी आती है। जब शरीर में खुशी होती है, चहल कदमी होती है शरीर के अंदर, तो आपका सारा जो शरीर है यानी आपका जो ब्रेन है वो ठीक से कार्य करता है जब आपका मन उदास और दुखी होता है तो ब्रेन भी ठीक से कार्य नहीं करता। तो इन सभी जो योगिक क्रियाएं हैं इनका मकसद यही है कि आपके ब्रेन को एक्टिव करना, आपके ब्रेन को ठीक करना, आपके ब्रेन को शांत करना। तो मुद्राओं की अगर मैं बात करूं तो विपरीत करनी जो मुद्रा है वो बहुत ही उपयोगी मानी गई है ब्रेन के लिए। विपरीत करनी में सर्वांगासन की तरह ही होती है, लेट कर पैरों को ऊपर उठाया जाता है, 60 डिग्री के ऊपर पैर होते हैं और यानी आपका धड़ होता है, पीछे हाथ लगाए जाते हैं कमर के ऊपर। तो विपरीत करनी मुद्रा बहुत ही उपयोगी है। साथ ही महामुद्रा, महामुद्रा भी आपके ब्रेन के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही अच्छी मुद्रा है। इसी प्रकार शांभवी मुद्रा यानी भ्रुकटी मध्य दोनों आंखों से देखा जाता है, इसे शांभवी मुद्रा कहते हैं। ये भी आपके ब्रेन के लिए, आपके सेरिब्रम के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आपके विजन पॉइंट, आपके मेमोरी पॉइंट, ये सारे पॉइंट यहीं आसपास में होते हैं सेरिब्रम के पास। तो सेरिब्रम को ये काफी एक्टिव करती है कंसंट्रेशन बढ़ता है इससे। इसके बाद नभो मुद्रा होती है, यानी जीभ को मोड़कर तालू पर लगाया जाता है, ये भी आपके ब्रेन के लिए अच्छी मुद्रा मानी गई है। ऐसे मांडुकी मुद्रा होती है, जीभ को गोल गोल घुमाया जाता है दाएं बाएं, और जैसे मेंढक फुदफुदाता है ऐसे ही, तो ये भी आपके ब्रेन को एक्टिव करती है। इसी प्रकार शक्ति चालिनी मुद्रा होती है, यानी गुदा प्रदेश जो होता है, अश्विनी मुद्रा जो होती है उसको सिकोड़ना और यूज करना वो होता है। और ऐसे शक्ति चालिनी मुद्रा होती है, ये भी बहुत उपयोगी होती है। इसके अलावा पाशिनी मुद्रा है, तो पाशिनी मुद्रा का वर्णन घेरण संहिता में मिलता है। ये भी, इसमें सर नीचे टिकाया जाता है घुटनों के पास और पीछे से एक पास बना लिया जाता है, एक बंद बना लिया जाता है। तो ये मुद्रा भी काफी उपयोगी मानी गई है। और इसी प्रकार हाकिनी मुद्रा होती है, ये भी बहुत उपयोगी मानी गई है आपके नर्वस सिस्टम के लिए। कुछ हस्त मुद्राएं हैं, यानी ज्ञान मुद्रा है, ऐसे ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा, ऐसे जब हाथ रखते हैं तो वीतराग मुद्रा होती है, और एक ऐसे शक्ति मुद्रा या आदि मुद्रा होती है, और ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं तो अंजलि मुद्रा होती है। इसी प्रकार ये प्राण मुद्रा होती है, फिर ये शून्य मुद्रा होती है। ठीक है, तो ऐसे चिन्मय मुद्रा है, ब्रह्म मुद्रा है, जब हाथों को ऐसे लगा लेते हैं तो ये ब्रह्म मुद्रा हो जाती है। तो ये कुछ हस्त मुद्राएं हैं जो आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मुद्राओं का सूक्ष्म रूप से, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप का प्रभाव पड़ता है। बहुत ही उपयोगी होती है मुद्राएं, बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है खासकर नर्वस सिस्टम के ऊपर। और
जब लंबे समय तक इनका अभ्यास करते हैं तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं मुद्राओं के। तो हमने मुद्राओं में हस्त मुद्रा की भी बात की। अब हम चर्चा करते हैं शोधन क्रियाएं, यानी क्लींजिंग जो प्रोसेस होता है योग में, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, जो जल नेति, सूत्र नेति, रबर नेति, घृत नेति, दुग्ध नेति, तेल नेति, ये सब नेति के जो प्रकार हैं, यानी लोटा होता है उससे जल निकाला जाता है, सूत्र होता है, सूत्र धागा होता है वो निकाला जाता है ना। रात को सोते समय गाय का घी डाला जाता है या बादाम का तेल डाला जाता है, तो वो ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ब्रेन की जो मसल्स हैं उनमें जान आती है, नर्वस सिस्टम के कई पार्ट हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, यानी ब्रेन की एक किस्म से मालिश हो जाती है। तो नेति की जो भी क्रियाएं हैं वो ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई हैं। इसके अलावा ब्रह्मरंध्र धोती होती है, यानी हल्का सा पानी लेके और ऐसे थपथपाया जाता है, ये धोती का एक प्रकार है ब्रह्मरंध्र धोती। तो ऐसे थपथपाने से हमारे ब्रेन के जो कई पार्ट हैं वो एक्टिव होते हैं, कफ का निष्कासन होता है। कफ का निष्कासन होने से ब्रेन के कई जो पार्ट है, यानी सेरिब्रम जो है, मेडुला है, और जो हमारा दूसरे विजन पॉइंट है, हियरिंग पॉइंट है, ये सब एक्टिव होते हैं। बस्ती में खासकर जो स्थल बस्ती है वो बहुत ही उपयोगी होती है। उससे जो थपथपाते हैं स्थल बस्ती में हिप्स को, तो उस दौरान आपकी जो स्पाइनल कोड है वो एक्टिव होती है। तो स्पाइनल कोड झंकृत होने से उसमें जो उसकी नाव्स है वो एक्टिव हो जाती हैं। इसके अलावा जल बस्ती भी उपयोगी होती है। और त्राटक, यानी किसी बिंदु पर या दीपक की लो पर जब आप एक टक लगातार बिना पलक झपकाए देखते हैं तो त्राटक होता है। तो वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। उससे आंखों के लिए तो अच्छा है ही है, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास माना गया है। इसके अलावा मैं बात करूं बंद की, तो बंद में एक उड़ियान बंद होता है, एक जालंधर बंद होता है। ये दोनों बंद बहुत उपयोगी माने गए हैं। उड़ियान बंद होता है, श्वास को बाहर निकाल के पेट को अंदर खींचा जाता है और डायफ्राम ऊपर चढ़ जाता है थोड़ा सा। तो ये बंद का अभ्यास करने से स्पाइनल कोड के लिए बहुत ही अच्छा, स्पाइनल कोड के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जालंधर बंद हम लगाते हैं ऐसे, तो ये जो नस नाड़ियां हैं ये पूरी खिंच जाती है, तो उसका ब्रेन पर और स्पाइनल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार मैं ध्यान की बात करूं तो ओम ध्यान है। जब आप ओम चैंटिंग करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो जो ओम का आ उ और मैं मुंह बंद करके बोला जाता है, तो उसका सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रभाव हमारे ब्रेन्स की जो नाव्स है उनके ऊपर पड़ता है ना। ऐसा लगता है जैसे हम ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। तो वो जो नाव्स हैं उनको जो चैंटिंग है, उच्चारण है, वो ओम का खोल देता है, ठीक है। तो उसके अंदर ब्लड फ्लो ठीक से होने लग जाता है। सेंसरी और मोटर नर्व्स जो है, क्रेनिकल नर्व से 12 जोड़ी, वो ठीक से अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा मतलब श्वासों पर भी ध्यान कर सकते हैं, ओम का ध्यान कर सकते हैं, सोहम का ध्यान कर सकते हैं, आनापान कर सकते हैं, प्रेक्षा ध्यान कर सकते हैं, योग निद्रा का अभ्यास करते हैं। ये सब मेडिटेटिव क्रियाएं हैं, ये भी बहुत उपयोगी होती है नर्वस सिस्टम के लिए। अगर मैं बात करूं चांट्स की, चांटिंग होती है, कुछ मंत्रों की चांटिंग, खासकर गायत्री मंत्र की, महामृत्युंजय मंत्र की, या और भी कोई हिम्स, कोई भी जप हो सकता है, कोई भी प्रार्थना होती है। तो प्रार्थना है, कोई जप है, कोई मंत्र है, या कोई गीत संगीत है, उसका प्रभाव भी सूक्ष्म से अति सूक्ष्म आपके ब्रेन के ऊपर पड़ता है। देखिए, जब आप कोई अच्छा मंत्र उच्चारण करते हैं या कोई बहुत ही स्पिरिचुअल सॉन्ग आप जब आप गाते हैं, तो आपका ब्रेन एकदम से एक्टिव हो जाता है, आपके ब्रेन्स प्रफुल्लित हो जाता है, और ब्रेन्स के जो कई पार्ट हैं वो ठीक से कार्य करने लग जाते हैं। तो इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इनका स्पिरिचुअल भी प्रभाव पड़ता है, इमोशनली भी प्रभाव पड़ता है, और साइंटिफिक भी प्रभाव पड़ता है। चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो गीत या संगीत हो, बहुत ही गहरा प्रभाव ब्रेन के ऊपर पड़ता है। तो ये हमने बात की आज
नर्वस सिस्टम या तंत्र पर योग के प्रभाव।